अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असल बात के साथ मैं हूं अरसलान खोकर। आज ज़रा बात करेंगे, हुकूमत सूद से पाक मालियाती निज़ाम लाना चाह रही है और उसके निफाज के लिए एक जामे हिकमत अमली जारी की गई है। अच्छी बात है, पाकिस्तान में सूद से पाक मालियाती निज़ाम हो, लोगों को बहुत सुकून हो जाएगा। जो कर्ज ले रहे हैं, जो छोटे तबका है हमारा, जो बेचारा अपना घर बनाना चाहता है, छोटा रोज़गार कुछ करना चाहता है, उसके लिए बड़ी बेहतरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये ख़ुद में एक बड़ा सवाल है। इस पर ज़रा मैं आज बड़ी डिटेल बात करूँगा। आज से वफाकी बजट का निफाज हो गया है, सब कुछ अब समझ लें आप, वफाकी बजट आ चुका है। जो भी उसमें पॉइंटर्स थे वो आज से काबिल अमल हो गए। NFC अवार्ड, इजाफी मरात, कारकर्दगी, शफाफियत, माली नज़्म ज़ब्त, ये सारी चीज़ों को आलमी बैंक ने अपनी रिपोर्ट में जोड़ दिया है। और जो कुछ कहा है मैं ज़रा कुछ उसके पॉइंटर्स पे आपके सामने रखूँगा, फिर हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ पूरी डिटेल उस पर डिस्कशन करेंगे। 18वीं तरमीम के बाद सूबों का रेवेन्यू बढ़ा, लेकिन कौमी मालियाती निज़ाम में कमज़ोरियाँ बरकरार हैं। क्योंकि सूबाई रेवेन्यू तो बढ़ा, पर उनको मरकज़ की तरफ वापसी के लिए बड़ी मुश्किलात दरकार है। अच्छा, क्यों है, उस पर भी एक बड़ा एक टेक्निकल सा मामला है, उस पर हम बात कर लेंगे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने टैक्स वसूलियों में इंतहाई इजाफा कर लिया। 367 अरब रुपए टैक्स वसूलियाँ की हैं पंजाब ने। एक और चीज़ सामने आई है जी, पेट्रोल और डीजल पर पहले तो लेवी भी थी आपके, आप उसी से परेशान थे, अब क्लाइमेट सपोर्ट लेवी में इजाफा कर दिया गया। ये भी एक चीज़ आ गई है। आलमी बैंक ये कह रहा है जी कि पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम यकसा बनाने और GST निज़ाम में हमआहंगी को लाजमी करार देना चाहिए। सूबों के पास जो दस्तियाब इजाफी फंड्स हैं उसका 80% तनख्वाहों और पेंशन पर खर्च हो रहा है। GDP में ज़राअत का हिस्सा 20% से ज़ायद है, लेकिन बड़ा हिस्सा अब भी टैक्स नेट से बाहर है। ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। पाकिस्तान की 9.9% टैक्स टू GDP शरह है, जो नाकाफ़ी है और ख़ित्ते में कम तरीन है। भारत में टैक्स टू GDP शरह 16.8% है, जबकि तुर्की में 17.5%, पाकिस्तान में सिर्फ 9.9% है। ये वर्ल्ड बैंक हमें बता रहा है। और वर्ल्ड बैंक हमें ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम को यकसा अगर बनाना है और GST निज़ाम में हमआहंगी पैदा करनी है तो रिफॉर्म्स लाने हैं, जो हम बड़ी अरसे से बात कर रहे हैं। मकामी हुकूमतों के अखराजात 10% कम होकर सिर्फ 5% तक महदूद। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों पर जो वर्ल्ड बैंक कह रहा है हम डिटेल बात करेंगे। नईम सिद्दीकी साहब माहिर मईशत हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अवैस मीर साहब माहिर मईशत हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर में हसन मेहनती साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे, वो भी माहिर मईशत है। बहुत शुक्रिया हजरात का। नईम साहब, इससे पहले कि मैं ज़रा ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, बजट आज से नाफिजुल अमल है और उसके अंदर ये जो क्लाइमेट सपोर्ट लेवी है, ये हम उस लेवी से अलग समझें जो पेट्रोलियम लेवी थी? जी शुक्रिया अरसलान साहब। जी बिल्कुल, ये जो लेवी है क्लाइमेट सपोर्ट लेवी पहले भी थी, अब इसमें इजाफा किया गया है। 2.5 रुपये पेट्रोल पे और 5 रुपये डीजल पे लगाई गई है, जबकि जो पेट्रोलियम सपोर्ट लेवी है उसको कुछ कम किया गया। तो बेसिकली हुकूमत ने बैलेंस आउट की है। और जहाँ तक बजट आज इम्प्लीमेंट हो गया है, उसमें जो सूबों में जो GST की मद में जो पहले आप 5% देते थे क्रेडिट कार्ड के ऊपर रेस्टोरेंट वगैरह में, अब वो 8% कर दिए हैं। और इस तरह कई चीज़ों पे हुकूमत ने, मतलब हम रेस्टोरेंट में अब इजाफी टैक्स देंगे 5% से ऊपर। पंजाब में ऐसे हुआ है, ठीक है। तो हुकूमत ने जहाँ जहाँ पे उनकी शॉर्टफॉल थी और जहाँ जहाँ उन्होंने लोगों को, जैसे आपने कहा अभी कि सैलरी क्लास को थोड़ा सा फ़ायदा दिया, तो वो कहीं ना कहीं थे उसको उन्होंने वहाँ से निकल जाएगा ना सर, जब हम पेट्रोल खरीदेंगे, डीजल खरीदेंगे तो निकल। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें आई हैं इस बजट में। मैं ये कहूँगा कि इम्प्लीमेंटेशन का ये बजट है बेसिकली देखा जाए, और इन्फोर्समेंट का बजट है। अब हुकूमत कोशिश करिए कि टैक्स नेट में लोगों को ज़्यादा लाया जाए, इसलिए जो उन पे इजाफी सरचार्ज ज़्यादा कर दी गई हैं, पेनल्टी ज़्यादा कर दी गई हैं, और लेट फाइलर की जो शिक थी वो ख़त्म कर दी है। अब फाइलर और नॉन फाइलर दो ही कैटेगरीज जो हैं इस वक्त रह गई हैं। अब ये इस दफ़ा जो हदफ है गवर्नमेंट का तकरीबन 15 ट्रिलियन, तकरीबन 15,264 अरब रुपये। लेकिन सरप्राइजिंगली आपने अपना फाइनेंस मिनिस्टर साहब की स्पीच सुनी होगी। वो तो कह रहे हैं हमने पिछला सारा अचीव कर लिया है। FBI के ऑफिसर के सामने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया है और उन्होंने कहा कि हमने 13 ट्रिलियन का रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया। तो ये तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा लैंडमार्क एंड अचीवमेंट है कि FBR ने शायद पहली दफ़ा अपना हदफ पूरा किया है। और इसकी वजह से ही हमारा, मैं समझता हूँ कि जो फिस्कल गैप है वो कुछ कम हुआ होगा। अब गवर्नमेंट आगे जाके अपना फिजिकल डिसिप्लिन को भी बेहतर करने की कोशिश करे, अपने अखराजात को कम करने की कोशिश करे,
लोगों को जो मुराद हैं, लोगों को जो कंसेशंस हैं या बजट में जो इजाफी चीज़ें अगर गवर्नमेंट ने को लगाई हैं तो अगले पूरे साल में भी फर्दर कोई इन्हांसमेंट ना करे, कोई ज़िमनी बजट ना आए, कोई ऐसा हिडन कोई ऐसी चीज़ों की प्राइस है। लेकिन सबसे बड़ा बजट जो बेसिकली हमारे मुल्क में आता है ना जी, वो अब आता है पेट्रोलियम का। आपने देखा कि हर हफ्ते प्राइसेस बढ़ती हैं और हर हफ्ते प्राइसेस या कम होती हैं। सर कम तो बड़ी कम होती है, लेकिन तो बहुत ज़्यादा है। अब ये है कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में तकरीबन जो $68 तक हाँ जी, काफ़ी डिप है। और लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद अगर यही हालात रहे तो हम अगस्त के एंड में $64-65 का बैरल देखेंगे। तो हाँ, लेकिन सर वो जो लेवी लेंगे उसमें हम वो सारी चीज़ें पूरी कर लेंगे। अच्छा, मैं चाहूँगा चूँकि पहला पार्ट है तो हम सारों से ज़रा स्टार्टिंग उनका ओपनिंग व्यू ले लेते हैं। अवैस मीर साहब, सर बजट इम्प्लीमेंट हो गया और बजट इम्प्लीमेंटेशन के साथ ही हमारे पास क्लाइमेट सपोर्ट लेवी भी आ गई। पेट्रोलियम लेवी हम दे रहे थे, ज़रा समझना होगा आवाम को कि ये कोई उससे अलग होगी। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखें इसको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में, आप ऐसे देखें बजट जो मैं कहता हूँ कि हमेशा आता है बजट, कोई भी मुल्क या कोई भी घर अपने उस पर बनाता है कि अपनी पूरे साल में क्या कारदगी की लास्ट ईयर एंड देन व्हाट यू नीड टू डू इट ओवर देयर बेस्ड ऑन योर रिसोर्सेज और योर कैपेसिटी। अब ये जो आपने स्पेसिफिक लेवी की बात की है, लेवीज लगती क्यों है, इसका रैशनल भी देखना चाहिए आम लोगों को कि व्हाट इज लेवीज बेसिक प्रोपोजिशन, मीनिंग उस लेवी या उस कलेक्शन से आप अपनी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, अपने स्टोरेज बनाते हैं, अपनी इंडिजनाइजेशन रिसोर्सेज बनाते हैं कि आपकी इंपोर्ट कम हो, और इंपोर्ट कम हो तो कोई आपको डिक्टेट ना करे लाइक IMF और एनी अदर, और आप सेल्फ आप इंडिपेंडेंस में और आपके ऊपर सेल्फ डिपेंडेंस हो। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट पेट्रोलियम लेवी नॉर्मली यूज फॉर के जी आप उसको डेवलपमेंट स्कोप या डेवलपमेंट इंडिकेटर से कनेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं। और ये जो क्लाइमेट चेंज है, द होलसम स्कीम इज राइट नाउ लाइक आई एम इस्लामाबाद, तो क्लाइमेट चेंज का जो फिनोमेना है जो ओवरऑल 8-10 सालों से एक ही हमारा ओवरऑल अब तो वो कलेक्टिवली इंटरनेशनल हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज इफेक्ट लाइक अगर कल वहाँ पे 50 अराउंड था इस्लामाबाद सबब में और कल थंडरस्टॉर्म आया एंड चेंज हुई। सो क्लाइमेट इफेक्ट तो वेरी मच देयर है फ्रॉम वर्सनिंग ऑफ द ग्लेशियर एंड अदर। तो उसका जो इफेक्ट है ऑन हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री में जिसने अपनी कैपेसिटी और गंवानी है, उसके लिए लगना तो बाय एंड लार्ज इंटरनेशनली रैशनल से तो ठीक है, बट क्या उसकी एग्जिस्टेंस पाकिस्तान के दिस बजट या इस इकोनॉमिक प्लानिंग इकोसिस्टम में फिट बैठती है या नहीं, दैट्स द क्वेश्चन। जो अनफॉर्चुनेटली इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि जी क्लाइमेट चेंज है, आपकी डेडिकेटेड मिनिस्ट्री है, दिस इज क्लाइमेट चेंज वर्क डायरेक्टली विद दी काइंड ऑफ ऑयल एंड गैस भी, जिस तरह ऑयल पे या पेट्रोल पे आम यूज़र पे लग रही है, तो वो इसी तरह उसके जो कॉन्टेक्स्ट है डिकार्बनाइजेशन का, किसी भी अगर कोई मोटर बाइक का यूज़र है और वो मोटर बाइक का यूज़र अगर E5 या E4 लेवल का फ्यूल इस्तेमाल कर रहा है, तो वो मोटर बाइक के यूज़र के लिए वो कंपैटिबिलिटी हो ही नहीं सकती जो लेक्सस या BMW चलाने के लिए है। तो अब उसको कॉन्टेक्स्ट को बंदे को मिटिगेट करने के लिए गवर्नमेंट जो है रीन्यूएबल्स और सोलर की और पॉलिसी लाई, वो उसके ऊपर बात मैं नहीं करता, आप सबको पता ही होगा व्हाट इज दिस वन। बट उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप देखें कि सरप्राइजिंगली विद दिस वर्क है, और जो मकसद भी होना चाहिए कि आप जो बात कर रहे हैं उसका ट्रिकल डाउन हो, कि वो हमारी जो इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है, हमारा सोलर जो फुटप्रिंट है, वो हमारी ग्रिड कनेक्टिविटी या जो प्राइमरी पावर ग्रिड कनेक्टिविटी उससे ज़्यादा आ गया है। तो जस्ट आप इमेजिन करें कि हमारी जो रैशनैलिटी है वो कितनी डिसओरिएंटेड है इन द लाइट ऑफ कि जहाँ आपका पर कैपिटा एनर्जी इनकम आप GDP से डायरेक्ट अगर कनेक्ट करेंगे इस बजट को, तो वो आपका होता है कि आपकी रेवेन्यू कितना है और आपकी एक्सपेंडिचर कितना है। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट दैट्स समथिंग वी आर इन अ टोटल डिसओरिएंटेड वे। अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेट लेवी या पेट्रोलियम लेवी लगाने से हमने अपने स्टोरेज रिजर्व्स बनाए हैं। अभी पाकिस्तान की जो गॉड्स विलिंग और लीडरशिप की दुनिया में पजीराई हो रही है, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या हमारे बजट पे आ रहा है,
क्या हमारे प्रोजेक्ट, क्या हमारे आगे आने वाले एंटीसिपेटेड प्लान और प्रोजेक्ट्स में आ रहा है, एक्चुअल में ये देखने वाली जरूरत है। इट्स नॉट दैट कि हम कन्वेंशनल हर साल हर टॉक शोज में बैठ के एक स्टैंडर्ड स्टीरियोटाइप डिस्कशन हम हर दफा करते हैं कि जी सैलरीड क्लास को क्या हुआ, प्रेशर ग्रुप को क्या हुआ, बिजनेस ग्रुप। क्योंकि ये जो बजट आप जिस फॉर्म में देखते हैं ना, या इकोनॉमिक सर्वे देखते हैं, पहले तो इकोनॉमिक सर्वे के जो नंबर्स हैं, पहले इंफॉर्मेशन होती थी, अब डाटा होता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, दिस ऑल डाटा इज एट द एंड द डे इज ऑल फर्स्ट। हमारे जिस जगह के ऊपर बैठ के लोग हेल्म ऑफ अफेयर ये डिसीजंस लेते हैं, उनके पास तो पहले डाटा की एक्सेप्टेबिलिटी या डाटा की ऑनरशिप ही नहीं है। आई कैन चैलेंज यू ऑल ऑन दिस, नंबर वन। नंबर टू, जो आपका, जब आपने ये कर लिया और आपने अपने प्राइमरी और सेकेंडरी गोल्स बजट के लिए डिफाइन कर लिए, तो अभी जो ये टाइम है टू बी स्पेसिफिक, कि अगर एक आपको पाकिस्तान जो, अगर मैं तो कहता हूँ ऑन द लाइट नोट, पाकिस्तान अल्लाह का वो ब्लेस्ड टुकड़ा है दुनिया में, जो कि बस बिजनेस और मुल्क के लिए तो चले बनाए बना है। बट अगर इसको रियल टाइम में देखें, इसको अल्लाह ताला कहीं ना कहीं इसकी गैबी मदद लाता है, विच इज राइट नाउ कि हमारा इंटरनेशनली जो एक्सपोजर है, अब हमारी कैपेसिटी है, हमारे आर्म और लीडरशिप के ऊपर है कि वो अपने एटीट्यूड से इसको कैसे वेरी वेल which सेड, is- वेरी वेल सेड। ये आपने बड़ा अच्छा कहा कि हमने जो कामयाबियां समेटी हैं, अब उसको ट्रांसलेट भी करना है, उसकी क्या ट्रांसलेशन है आवाम में और क्या उसका हमारी इकॉनमी पे इम्पैक्ट है, इन सारी चीज़ों पर बड़ी अच्छी, इस पे ज़रा आगे भी बात करते हैं। एहसन मेहनती साहब, सर वफाकी बजट आ गया, अब वो सूबाई भी आ गए, इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गई है बजट की। अब ये पेट्रोल और डीजल पर जो क्लाइमेट सपोर्ट ले हुई है, आवाम बेचारी परेशान है, उनको तो ये अल्फाज का गोरख धंधा और फिगर्स का गोरख धंधा नहीं समझ आता। वो कहते हैं जी इसका मतलब है जो लेवी लग रही थी, अब ये उस पर भी कोई और चीज़ लग जाएगी। प्रोग्राम के अंदर हैं तो हमारे जितना भी जो मटेरियल होता है, इंट्रोडक्शंस होती हैं, आई थिंक कि हम इस वक्त का IMF प्रोग्राम में $1.5 बिलियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हमारी जो इसमें लेवी है, यानी कि कंट्रीब्यूशन अगर कुछ होगी नहीं, IMF से हम पैसे ले रहे हैं, तो आई थिंक कि लोकल लेवी जो है वो IMF को हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि जो हम इस प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं और वो से IMF से फंड्स ले रहे हैं, उसकी कोई एक्सपेंडिचर्स हमें लोकली करना पड़ेगा। और आई थिंक कि इसको हम उस मद में रख सकते हैं कि जो हमारा लेंडर है उसकी रिक्वायरमेंट है कि हम इसको प्रोसेस करें। तो आई थिंक कि अपेरेंटली नज़र आ रहा है कि ये लेंडर की रिक्वायरमेंट है, तो ज़ाहिर है हम उसको पूरा कर रहे हैं, तो इसको हमें इस तनाज़ो में देखना चाहिए। बट हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस गिरी और हमने उसको कॉम्पनसेट किया फर्स्ट लेवल पे। सेकंड लेवल पे हमने कॉम्पनसेट हमने इसलिए नहीं किया, यानी कि नेक्स्ट ईयर हमने इसलिए नहीं किया कि वो हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस के अंदर थोड़ा बहुत इजाफा भी हुआ, और अब हम देख रहे हैं कि ऑयल $67 पर जा चुका है, जो कि प्री वॉर लेवल है। इन्फ्लेशन लेवल हमारा जो हमने देखा था कि वो 15% पर चला गया था, और ऑफिशियली जो SPI चली गई थी और CPI 11.7% पर चली गई थी, अब वो CPI 11.1% पर आई है। एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि ये इन्फ्लेशन 8% पर आ जाएगी, जो प्रोजेक्टेड है इकोनॉमिक सर्वे में फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो हमने देखा कि 4% इन्फ्लेशन इसी गवर्नमेंट में भी है, फिर 7% इन्फ्लेशन भी इसी गवर्नमेंट के अंदर, अब आगे इन्फ्लेशन हम 8% पे देख रहे हैं। तीनों तनाजों में देखा जाए तो इन्फ्लेशन जो है उसमें मेजर कॉज ऑयल प्राइसेस का था। ऑयल प्राइसेस बढ़ी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ गई, और इस हद तक बढ़ गई कि हमने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया 11.5% पर। आने वाले वक्तों में हमें पॉलिसी रेट जो है उसमें कमी होते हुए नजर आ रही है, प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन कम नजर आ रही है। तो मोरलेस जो इसमें जो ऑयल प्राइसेस है उसके अंदर जब कमी देखी जाएगी तो PDL भी हम मैनेज कर लेंगे समहाउ, अगर इसमें क्लाइमेट एस्पेक्ट भी आता है। बट गवर्नमेंट ने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ऑयल प्राइसेस को गिराना शुरू किया है, और अब ये नजर आ रहा है कि इसका तसलसल कंटिन्यू होगा। और आई थिंक कि जो ऑयल प्राइसेस कम होती हैं, इन्फ्लेशन नंबर्स हमें पर तक भी नजर आएंगे अगले 2-4 महीनों में, जिसमें पॉलिसी रेट के अंदर भी कमी होगी। पॉलिसी रेट के अंदर कमी होगी तो एक्सपेक्टिंग के कैपिटल मार्केट के अंदर भी जो है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है उसको ड्यू परमिशन के साथ जो है IMF के साथ लेकर जो है इस पॉलिसी एनवायरनमेंट को चलाना है, और जाहिर है हम समझते हैं कि गवर्नमेंट। अच्छा, अभी आपने एक बात कही एहसन मेहनती साहब कि हम पॉलिसी रेट के साथ भी देख सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट पॉलिसी रेट पर भी पड़ेगा।
क्या मुमकिनात हैं कि अगर हम अपनी इकॉनमी में बेहतरी देखें, पॉलिसी रेट में कमी देखें, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि पॉलिसी रेट नीचे तो आया था, अब दोबारा ऊपर जा रहा है, वही डिस्काउंट रेट नीचे से ऊपर की तरफ दोबारा जाना शुरू हो गया है। उससे यूँ लग रहा है कि जैसे बैंकों में लोगों को पैसा वापस रखवाने के लिए एक पॉलिसी बनाई जा रही है, और फिर ये जो हम हमेशा कहते हैं कि आप जब मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करता देखेंगे और पॉलिसी रेट ऊपर जाएगा तो इसका मतलब होगा इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। ये चीज़ थोड़ा समझने की, तो क्या पॉलिसी रेट अब नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी तो ऊपर जाता देखा है हमने। देखिए, आई थिंक कि पॉलिसी रेट जो है, जिस तरह से हम इन्फ्लेशन को कम होते हुए देख रहे हैं, और जिस तरह से इन्फ्लेशन जो 11.1% आई है, आने वाले वक्तों में ये इन्फ्लेशन हमें 4-5% तक आते हुए नजर आएगी। जब ये इन्फ्लेशन 4-5% हो जाएगी तो पॉलिसी रेट के अंदर अकॉर्डिंगली कमी देखी जाएगी। तो आई थिंक कि हमें इस चीज को जो है ज्यादा मुंसलिक जो है वो ऑयल प्राइसेस पर करना चाहिए। वी आर एक्सपेक्टिंग कि प्री वॉर लेवल पर जब आ गए, तो प्री वॉर लेवल पर हमने इन्फ्लेशन पिछले साल 4% देखी थी, तो हमें ये नजर आ रहा है कि इन्फ्लेशन 4% तक जाएगी। प्रोजेक्टेड गवर्नमेंट की 8% है, बट हमें ये भी नजर आ रहा है कि एक लेवल पर जब ये 4% जाएगी तो गवर्नमेंट के पास काफी ज्यादा जो है वो गुंजाइश होगी कि इंटरेस्ट रेट को 11.5% से कम करके वो 4-5% पे या 7% पर ले आए। तो इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। 2027 के अंदर हम देखेंगे कि पॉलिसी रेट जो वक्त के साथ कम होता रहेगा, और उसका कम होना जो है वो हमारे कैपिटल मार्केट को भी हेल्प करेगा और एक कॉमन मैन को इस तरह से हेल्प करेगा कि इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली देखी जाती है जब पॉलिसी रेट सिंगल डिजिट के अंदर आ जाता है, और हमें पॉलिसी रेट जो है वो काफी लोअर लेवल पर जो है वो आते हुए नजर आ रहा है सिंगल डिजिट के अंदर भी। तो ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ाने में, और आई थिंक के लेंडर भी काफी ज्यादा जो है वो हेल्पफुल इसके अंदर होगा अगर हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। हो गया, मुझे एक ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक से वापस आते हैं। पड़ा है ऐसे में जी साहब एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक से आऊँगा। अब ज़रा बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को लेकर। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें मेंशन की हैं। NFC अवार्ड, उसकी तफसील आप जिस तरह सूबों में अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद इम्पॉर्टेंट एक सबसे अहम चीज़ है, उन्होंने समाजी तहफ़्फ़ुज़ की भी बात की है, कर्ज़ों की अदायगी की भी बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की है, फिर ज़रूरी आमदन पर जो टैक्स वसूली है उसके हवाले से भी, प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से भी, यकसा नफाज की भी बात की है, और जो खिदमात का शोबा है, यानी जो आपने आवाम को रिटर्न करना है, उसकी क्वालिटी की बड़ी इंपॉर्टेंटली जिक्र किया गया है। अभी बात हो रही थी डिस्काउंट रेट को लेकर, नहीं साहब थोड़ा सा उसमें अगर कोई एडअप करना चाहे, फिर मैं जाऊँगा ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को। वाकई ऐसा होता हुआ देख सकते हैं हम कि एक तरह से ऊपर बढ़ता गया था, फिर आया है, नीचे भी आया है। ऐसा नहीं है कि मॉनेटरी पॉलिसी में एक ही चीज़ का तसलसल रहा, डिस्काउंट रेट नीचे भी आया है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी शरह सूद है इसके मामलात को हमने नीचे आता देखा, फिर ऊपर जाता देख रहे हैं। स्टेबिलिटी नहीं है, तो क्या वाकई ये शरह सूद नीचे आ सकती है 10% से भी? देखिए सर, हमारी GDP ग्रोथ जो है ना, मोस्टली जब हम कहते हैं ना 6% होगी, 7% होगी, ये नॉर्मली हमारी इंपोर्ट बेस है। हमारा इंपोर्ट जो है वो जैसी होती है हमारी इकोनॉमी हीट अप होना शुरू हो जाती है। तो बेसिक बीइंग कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी, हमारा जो सर्कुलेशन जो है जब बढ़ जाती है तो उस वक्त हम देखते हैं कि हम उसको अपनी GDP ग्रोथ में ले जाते हैं। उसी वक्त IMF बेस्ड इंटरफेयर करता है और हमें फिर हमारी इंपोर्ट के ऊपर कंट्रोल हमें करना पड़ता है। जब हम इंपोर्ट पे कंट्रोल करते हैं तो खुद ब खुद आप देखते हैं कि इन्फ्लेशन भी लोअर साइड पे चला जाता है। लेकिन उसका जो काउंटर इम्पैक्ट आता है एज अ बिजनेसमैन, अगर मैं बात करूं तो आपको भी खुल के जो है ना खेलने का मौका नहीं मिलता। आप अपने मतलब की प्रोडक्ट्स इंपोर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद जाके आगे हमारे एक्सपोर्ट के बहुत सारे मसाइल हैं। हम फिर उस लेवल की देखें ना, अब हम बात सारी मीर साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं और उन्होंने समअप कर दी है हमारी आज की सारी गुफ्तगू जो आपकी बेसिक, कि भाई जितना कुछ हमने बेनिफिट उठाया है, ये पाकिस्तान की पजीराई हुई है, या बजट में जो कुछ आया है, ये फिगर से नंबर से हट के इसका कोई ओवरऑल इम्पैक्ट आया है। आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं 4%, 5%, ये तो इतनी विशफुल थिंकिंग है कि शायद कि आप ख्वाब में सोच सकेंगे कि हमारा इन्फ्लेशन कभी इतना लो भी होगा। और दूसरी बात यह है कि आप उन 98% आवाम से पूछें कि इन्फ्लेशन होता क्या है, उनसे पूछें कि जिनकी एक्सेस टू द मार्केट क्या है,
उनसे पूछें जिनकी एक्सेस टू बाइंग जो है वो कितनी है, उनसे पूछें वो क्या बच्चों की स्कूल की फ़ीस पे कर सकते हैं, उनसे पूछें क्या वो कोई दवाई ख़रीद सकते हैं, क्या वो खाने की चीज़ खरीद सकते हैं, क्या वो रिहाइश हासिल कर सकते हैं, क्या वो हॉस्पिटल के अखराज बर्दाश्त कर सकते हैं। सर जब ये आप लेवीज़ लेती हैं, जब टैक्सेस लेती हैं, इनका मकसद हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी सूद की पेमेंट से करें, आप अपने अखराजात से करें। जब एक अच्छा बजट आप वो होता है जिसमें आपकी ओवरऑल आवाम खुश हो। अगर आपकी आवाम खुश नहीं है, उसकी ज़िंदगी मुश्किल है। जैसे अभी एक जो 200 रुपये का पेट्रोल डलवाने वाला मोटरसाइकिल वाला बंदा है, उसको इस बात से क्या करता है कि दुनिया किस तरफ जा रही है, उसको तो इस बात से करता है कि मेरा पेट्रोल क्या कब सस्ता होगा। इस वक्त जैसे अभी बात हो रही थी, मेरे साहब ने कहा कि पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि इस वक्त 1,00,000 मेगावाट का तो शायद सोलर का हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास विंड का मिल का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हम उस तरफ क्यों नहीं जाते? हम लोगों के ऊपर बोझ क्यों डालते हैं? हम लेवीज क्यों बढ़ाते हैं? टैक्सेस क्यों बढ़ाते हैं? आप लोगों की लाइफ को इजी क्यों नहीं करते? जब हम लोगों की लाइफ को इजी करें, सस्ता करेंगे, तो वो वक्त आएगा जब आपको इन्फ्लेशन, यहाँ इन्फ्लेशन कम उसको कहते हैं कि पिछले साल अगर वो फॉर एग्जाम्पल 15% था, इस साल अगर वो 14% हो गया तो हम कहते हैं इन्फ्लेशन जो है हमारा कम। ऐसा नहीं है। आप देखेंगे अभी भी वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने इंपोर्ट पे कंट्रोल करने का कहा है ना। जैसे ही आप उस पर कंट्रोल करेंगे, ऑटोमेटिक आपकी इकॉनमी जो है ना वो कुछ थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हो जाती है। और पर्टिकुलरली ये जो मार्कअप रेट है ये इतनी जल्दी आपका नीचे नहीं आएगा। मैं नहीं समझता कि ये पॉलिसी रेट ठीक हो गया। मैं ज़रा इस पे आगे भी उस पर भी बात करनी, पहले ज़रा अवैस मीर साहब से उनका व्यू ले लेते हैं। अवैस मीर साहब, यही पॉलिसी रेट की अगर हम बात करें तो आपको भी लगता है नीचे आएगा? क्योंकि नीचे आते आते हमने फिर ऊपर जाता हुआ देखा है। क्या ये वाकई सिंगल डिजिट में आ जाएगा? जी देखें, ऊपर और नीचे जाने से, जैसे वो साहब ने बोला और ऐसे उन्होंने बात की कि जी इंडिकेटर्स, बिजनेस इंडिकेटर बेहतर होंगे तो आपकी इकोनॉमिक वनएबिलिटी जो है वो बेहतर होगी विद दिस इकोनॉमिक इंडिकेटर। रेट नीचे आएगा, जो आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में इंट्रो में कहा कि सूदी पनवान से इंटरेस्ट फ्री पाक लोन्स होंगे। तो ये देखने की ज़रूरत है कि जी ये इस पूरे सिस्टम को, यहाँ पे इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो लोग पैसे बैंक से निकाल के या लोग प्लॉटों में फाइल लेने से ज़्यादा अपने इस एक्चुअल जो रियल ऑन ग्राउंड बिजनेस है उसमें डालेंगे। मोर एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, कैपेसिटी बनेगी। 5 पूरे बलूचिस्तान, जो कि हम बात कर रहे हैं, आप पूरा बलूचिस्तान हम कहते हैं और आप प्रोग्रामों में देखते होंगे तकदीर बदल सकता है। तो दिस इज नॉट जस्ट मतलब इन द नंबर्स या और ग्राउंड बात करें कि उस इंटरेस्ट रेट कम आने का सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा तो एक आम एंटरप्रेन्योर को होना चाहिए। जैसे बलूचिस्तान इंसर्जेंसी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है ना जी। जैसे अभी बात की कि हम इंटरनेशनली एक हमने हमारी अल्लाह ताला ने हमें और हमारी लीडरशिप ने जो डिस्टिंक्शन ली, उसको अब कैरी करने के लिए आपका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है कि वो इंटरेस्ट जब एक पुअर मैन्स या एक बडिंग इंजीनियर बलूचिस्तान का लेगा और वो उस माइनिंग वो उस इंटरेस्ट रेट को या अपने उस PISP के अलावा या किसी और बैंक में डालने से ज़्यादा वो अपने एक एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम के तहत एक बिजनेस शुरू करेगा और वो इकोनॉमिक धारे में आएगा। मीनिंग आपकी पूरी, मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ एंड मार्क माय वर्ड्स ऑन दिस, कि आपके 2 सेक्टर ऐसे हैं, एक एग्रीकल्चर and second is your mine and minerals, which is both, I'm starting with the former Balochistan से। आपके ये 2 खाली इदारे, आप अपनी इस इकोनॉमिक सर्वे में आप ये इंडिकेटर लीड करें कि ये पैसे इस मख्तस में और इस रैशनल में इस इंटरेस्ट रेट पे इस इदारे को दिए जाएंगे, जिसका एक सर्टन KPI होगा। वो KPI उन लोगों को और उन लोगों को एक जॉब की ऑटोमेटिक एक नरिशमेंट आ जाएगी, जिसमें आप उन लोगों को, जैसे एग्जांपल है रेकोदिक की, आप अंदाज़ा करें कि वही रेकोदिक जो कि लोगों की और बलूचिस्तान की तकदीर बढ़ रहा था, अभी ठीक है इट्स इन प्रोग्रेस बट सिक्योरिटी चैलेंजेस इज द इशू
वही पैसे लेके वो जो है दुनिया में जा रहे हैं और रेजिंग अ फाइनेंस। तो यही अगर कोई बाहर की कंपनी कर रही है, जो कि बाहर की कंपनियां आने में बिग क्वेश्चनेबल फैक्टर है, वही हमारे यहाँ पे जो इंडिजिनस इदारे हैं या लोग हैं वो क्यों नहीं कर सकते। तो इस कॉन्टेक्स्ट में दैट्स द आइडिया, दैट्स द होल स्कीम कि आप इसको तभी डेवलप कर सकते हैं और अटैच कर सकते हैं जब आप एक अपने इस प्रॉपर पूरे इकोसिस्टम को आप 50, मैं आपको एग्जांपल दूं, आप 50,000 बलोच लोगों को आप सैलरी और वो दे दें और आप उनको सिस्टम में ले आए, आपकी इंसर्जेंसी खत्म हो जाएगी, आपकी बीएलए खत्म हो जाएगी। आपका कराची का बिजनेसमैन कोयटा 1 लाख की सिक्योरिटी का अपरेटस लेके नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट जाएगा, जहाँ लेके जाएगा तो वो गाड़ी पे जाएगा, वो जहाज में नहीं जाएगा, वो जहाज में नहीं जाएगा तो उसका इकोसिस्टम, उसका बजट उस हिसाब से कम होगा। ठीक है, आपने बड़ा अच्छा कहा कि ये इकोसिस्टम और उसकी बहाली के लिए बड़ा अच्छा शॉर्ट सा आपसे चाहूँगा एहसन मेहदी साहब, जैसे हम देखते हैं ये डिस्काउंट रेट अगर नीचे आता है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी इन्फ्लेशन सेटल हो गई होगी तब तक, या जैसे हम इस साल के एंड तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ एक्सपेक्टेटर्स, तो क्या इन्फ्लेशन पर भी इसका कोई असर पड़ेगा या वो वहीं रहेगी? देखिए, इन्फ्लेशन तो आपकी बड़ी थी, जो आपका जो ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली आपने देखा कि $60 से $120 की तरफ चली गई और सप्लाई अनअवेलेबल थी, और वहां से जो स्टेटमेंट हमने ट्रम्प के देखे और उस स्टेटमेंट में जो है यूएस ईरान टॉक्स की इंडिकेशन थी और वो उसकी प्रोग्रेशन होती रही, तो वो $120 से दोबारा अब जो है $67 के करीब जो है वो ऑयल प्राइसेस आ गई। तो ये इन्फ्लेशन हमारी, जाहिर है ये इन्फ्लेशन अगर हम देखें 3 महीने में अगर ये स्पेल आ जाए जिसमें हमारी ऑयल प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़े, तो हमारी इन्फ्लेशन नंबर जो है SPI नंबर्स 15% को तजावज़ कर गए थे और हमारा जो CPI नंबर है वो 11.7% पर आ गया था। अब इन्फ्लेशन हमने देखा है कि लेटेस्ट फिगर 11.1 है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चूंकि ऑयल प्राइसेस के अंदर लोकली जो है हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस के अंदर 15-20% की कमी आई है, तो इन्फ्लेशन इसी हिसाब से जो है हमें नजर आता है कि ये 7-8% पर इन्फ्लेशन के नंबर्स हमें नजर आएंगे जो गवर्नमेंट की प्रोजेक्शंस थी। अब जब इन्फ्लेशन इतनी कम होगी, सर्टनली जो आने वाली पॉलिसी है वो SBP की होपफुली जो है वो टाइटनिंग से हट के ईजिंग पॉलिसी होगी, जो कि दुनिया भर के अंदर अब इस वक्त हम देखेंगे कि ऑयल प्राइसेस के कम होने के बाद ये पॉलिसी जो है रेट के अंदर जो है वो कमी इंटरनेशनली हो रही है और पाकिस्तान के अंदर भी इवेंचुअली वो देखी जाएगी। और IMF भी फंडामेंटली देखेगा कि जब इन्फ्लेशन कम हो गई है तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं सकते हम, उस सूरत के अंदर भी एक्सपेक्टिंग के आने वाले वक्त जो है पॉलिसी रेट की कटौती की तरफ जो है वो इंडिकेशन दे रहे हैं और इवेंचुअली जब कटौती ये होगी तो सर्टनली इसका पॉजिटिव इंपैक्ट, लोग बॉन्ड से शिफ्ट होकर इक्विटी की तरफ और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की तरफ आएंगे। और आई थिंक यही एक स्ट्रीमलाइन सिल्वर लाइनिंग होती है कि जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नंबर्स बढ़ते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है हमें जो हम एक्सपेक्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं 4% ग्रोथ, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4-5% की तरफ 5-6% की तरफ जाएगी अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे। ठीक हो गया सर, एक ब्रेक लेनी है एहसन मेहदी साहब, फिर ब्रेक से वापस आता हूँ। 18वीं तरमीम के बाद सूबों का रेवेन्यू बढ़ा लेकिन मालियाती निज़ाम में कमजोरियां पैदा हुई, यानी एक फैसला दूसरी अच्छी पॉलिसी को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है बहुत सारी चीज़ें। मीर साहब सर, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपके सामने है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो ये कह रहे हैं जी कि मालियाती निज़ाम में कमजोरियां पैदा हो गई जबकि सूबे बेहतर हो गए, सूबों का मालियाती निज़ाम बेहतर हो गया लेकिन विफाक के मालियाती निज़ाम में कमज़ोरियाँ पैदा हो गई। इसको ज़रा बेहतर कर लें NFC को लेकर। फिर जो टैक्स टू GDP है वो कह रहे हैं जी भारत में 16.8 है, तुर्की में 17.5 है, पाकिस्तान में सिर्फ 9.9 है, तो इसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, ये ऐसे ही है जी। दुनिया में जो है ना LDC आपको पता है, जो खैर वो नेक्स्ट लेवल है, बट दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनकी बड़ी छोटी इकॉनमी है बट बड़ी रोबस्ट इकॉनमी है, दे कीप इट लाइक जस्ट लाइक स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रिया या यूरोपिया के मुल्क, वो सब डिस्ट्रीब्यूटेड पावर, डिस्ट्रीब्यूटेड गैस और डिस्ट्रीब्यूटेड इकॉनमी में बिलीव करते हैं। सो मीनिंग ये जो 18 अमेंडमेंट या सूबे का इख्तियार या इन द कंट्रोल, जितना ईजियर देन इट सेड, जब आपका मेजरिंग क्राइटेरिया आपका जितना छोटा और कॉम्पैक्ट होगा, मीनिंग इंटीग्रेटेड होगा कि सूबे टैक्स कलेक्शन में टैक्स कलेक्शन वहाँ की SRB या BRB
एमएसएमईज जो उनका प्रोविंशियल टैक्स है विद रेफरेंस टू द इनकम टैक्स, वो इंटीग्रेटेड होगा डायरेक्ट डेवलपमेंट स्कीम से। मीनिंग एक केपीआई होगा, जिस सूबे में अगर रोड सिंध में 100 रुपए की बनती है फॉर एग्जांपल मीटर की, तो सिमिलरली वही जीबी में, ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान में तो वो एक्स प्लस फैक्टर हो सकता है, बट पंजाब और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी वाले में एक्स प्लस 100 फैक्टर होगा। तो ये जो माइक्रो लेवल चीज है ना जी, ये आपके डायरेक्ट आपके जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, जिसको केपीआई कहते हैं, जो हमारे मुल्क में जिसका कॉर्पोरेट सेक्टर में तो शायद होता है और होगा, लेकिन गवर्नमेंटल लेवल पे उस तरीके से नहीं होता, और उसका नया नाम या बज़वर्ड हम कहते हैं रिफॉर्म जी, कि हमने माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल रिफॉर्म की है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जैसे आप कह रहे हैं कि डेट टू रेशो और इवन द कंपीटिंग एनवायरमेंट्स लाइक टर्की या अदर जो हमारी तरह की इकॉनमी है, इंडोनेशिया, मलेशिया, उन्होंने जो अपना टैक्स टू जीडीपी रेशो जो कंट्रोल या बैलेंस किया हुआ है, वो सिर्फ उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में बड़ा कंट्रोल बैलेंस लिया है कि अप एंड डाउन तो देखें इकॉनमी में आता है, लाइक इन एनी बिजनेसेस लाइक इट, बट जो आपका ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है, जो आपका जो ओवरऑल माइंडसेट ऑफ डूइंग अ बिजनेस विद द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो बड़ा वो मेजरेबल रखते हैं कि हाँ जी, मलेशिया में इस साल 100 कंपनियां आई, अगर एफडीआई और नॉन एफडीआई जो हमारे मुल्क में एक और बज़वर्ड है, जिधर वहाँ उनको कोर्स करेक्शन और वो नहीं करना पड़ता, उनका कोर्स ही सही है, कोर्स ऊपर नीचे हो सकता है बट डायरेक्शन सेम है। तो उससे आप इंडिकेट करते हैं कि 100 कंपनी आई तो 1 बिलियन का टैक्स आया फॉर एग्जांपल। उस 1 बिलियन का टैक्स पिछले साल अगर 100 कंपनी आई और इस साल 150 आनी है, तो ऑब्वियसली वो टैक्स नेट 20% या 30% इंक्रीज होगा। हमारे यहाँ पे ये रैशनैलिटी मौजूद नहीं है, बिकॉज जब भी हम किसी चीज़ को भी यहाँ पे वफाक से लेके प्रोविंशियल डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो हम इरैशनैलिटी और डिसइंटीग्रेटेड बेस के ऊपर करते हैं। जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है टूवर्ड्स क्या बिजनेस होगा, पहले तो माइंडसेट एनवायरनमेंट होगा तो बिजनेस होगा, बिजनेस होगा तो जो बिजनेस के पैरामीटर्स हैं वो सही होंगे, जब बिजनेस के पैरामीटर्स सही होंगे तो नंबर्स सही आएंगे, नंबर्स वश नहीं होंगे, जब नंबर्स सही होंगे, डाटा सही होगा, तो एवरीथिंग इज दिस इज ऑल अबाउट अ डाटा वॉर एंड दिस इज ऑल अबाउट द डाटा। तो जब डाटा सही होगा तो आपका एक बाइक वाला चलने वाला बंदा या BMW चलाने वाला बंदा वो बहुत अच्छे सर, डेटा सही होना चाहिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी चीज़ आपने कही है। नईम साहब, मैं ज़रा चाहूँगा इस पर आपका, ये जो हम ज़राअत की बात करते हैं, 20% से ज़ायद वो कह रहे हैं जी हिस्सा है जीडीपी की तरफ ज़राअत का, लेकिन बड़ा हिस्सा अब भी टैक्स नेट से बाहर है, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। बिल्कुल, देखिए ये तो बहुत अरसे से डिबेट चल रही है कि एग्रीकल्चर को आप टैक्स नेट में लेके आएँ। अगर आप कहते हैं कि वो 21% ऑफ जीडीपी है और 1% कंट्रीब्यूट करता है, तो अभी ये 9.9% या 10% जो आपने कहा, ये स्टेट वे 12.3% हो जाता है अगर आप एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाएं। इसके अलावा रैशनलाइजेशन करें, आप टैक्स टू टैक्सेबल जो है बेसिक फार्मूला, उस पर अमल करते हुए उन लोगों पे जो कि बहुत सारी एग्जेम्पशन ले रहे हैं या बड़े बिजनेसेस को जो एग्जेम्पशन देते हैं वो ख़त्म कर दें। आपकी सारी कोशिश ये है, दुकानदारों पे जोर लगा रहे हैं, छोटे बिजनेस पे जोर लगा रहे हैं, सैलरी तबके से टैक्स ले रहे हैं, पेट्रोलियम लेवी से टैक्स ले रहे हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन 75% आप जो टैक्सेशन है वो इनडायरेक्ट कटेगा, जबकि दुनिया में जो डायरेक्ट टैक्सेशन है वो ज़्यादा होती है। तो आप जो बाहर की कंपनीज हैं, जैसे कि भी बात हुई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जब तक आप यहाँ लेके नहीं आएंगे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इनकरेज नहीं करेंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन को आप सहूलतें नहीं देंगे, आपको ऐसी पॉलिसीज़ नहीं देंगे कि वो खुल के काम कर सकें। 2004 से 2026 आ गया, या 2000 से ऑनवर्ड देख लें, 26 साल में आप अपने आप को कंपेयर ही कर लें कि बाकी मुल्कों के साथ, कि बांग्लादेश कहाँ पे खड़ा था और वियतनाम कहाँ पे खड़ा था और हम कहाँ पे खड़ा, वहीं पे खड़े हैं। हम तो ऐसे हैं कि जैसे हम एक प्लेटफॉर्म, हम एक सनती प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं जहाँ हमारे सामने से जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं और हम वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। भाई क्यों ऐसा, ये किसकी है? देखिए उस दिन में माइनर मिडल्स की बात हो रही है, इससे कहते हैं कि जी $6 ट्रिलियन का पोटेंशियल है पाकिस्तान में। भाई इसको इंडस्ट्री क्यों नहीं बनाते हो आप, इसको इंडस्ट्री का दर्जा क्यों नहीं देते हो? उस दिन हारून अख्तर साहब से बात हो रही थी, हमने उनसे भी कहा कि जी मेरे ख्याल से बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने तो उनको अपने प्रोविंशली तो इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है, अब फेडरल में उनको दे दे। अब जब इसमें इतना पोटेंशियल है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर आ सकते हैं, तो ये वो सारे एरियाज है, फिर खाली एक नहीं है।
हमारे भी इतने ज़्यादा मसाइल हैं, हिस्सा जीडीपी में आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ा जितना सकते चाहे हैं, बढ़ा सकते हैं। जितना बढ़ा सकते। तो हमारा मसला ये ना कि हम काम करना नहीं चाहते और होते हुए काम को देखना नहीं चाहते, और जो कोई इनिशिएटिव ले रहा था उसके रास्ते में रोडेट खाए जाते हैं। तो देखें, वो जो ये बात करके गए ना अवैस मीर साहब, वो सही कह रहे हैं कि आपको चीजें दुरुस्त करने के साथ डाटा बेसिक बात ये डाटा क्या, अभी देखिए आपने इकोनॉमिक सर्वे में 7 मिलियन बिल का जी प्रोड्यूस हुई, क्योंकि 5 मिलियन हुई है। वो सही कह रहे थे कि डाटा की जब आप फजिंग करेंगे तो आप सही फिगर तो सामने आते नहीं है। मैं एंड में आपसे सर एक बात कहता हूँ अरसलान साहब, आम बंदा खुश है तो मुल्क में सब चीज़ें ठीक हैं। याद रखिएगा कि अगर आपकी पॉपुलेशन एट लार्ज इज़ हैप्पी, कंफर्टेबल, बेशक थोड़ी इनकम कर रही है लेकिन कंफर्टेबल है, उसको हर चीज़ सस्ती मिल रही है, उसकी एक्सेस टू मार्केट इजी है, एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ इजी है, तो आप समझें कि आपका बजट कामयाब है। बाकी आप फिगर चाहे 13 ट्रिलियन रखें, 14 रखें, 12 रखें, वो उससे आम आदमी की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सोलर को ओपन एंड पॉलिसी करें, गरीब आदमी को कहें भाई अपने घर में 2-4 प्लेटें लगाएं, उसने तो एक पंखा और 2 लाइटें जलानी है ना, आप उसकी बिजली फ्री करें। ये जो करोड़ों लोग हैं ना जो इस लेवल पे हैं, आप उनको एक्सेस दें। आप देखें आपके मुल्क के हालात कैसे बदलते हैं, लेकिन क्या होगा क्या? चले, मैं इस रिपोर्ट पे ज़रा एहसन मेहंदी साहब, आपने ज़राअत वाला पार्ट बड़ा अच्छा हमें डिफाइन किया। एहसन मेहंदी साहब, मकामी हुकूमतों के अखराजात 10% से कम होकर 5% तक महदूद भी हुए हैं, वो ये भी कह रहे हैं इसी रिपोर्ट में। लेकिन वो ये कह रहे हैं सूबों के पास जो दस्तियाब इजाफी फ़ंड है 80% हिस्सा तनख्वाहों और पेंशन में जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला उन्होंने मेरे ख्याल इस रिपोर्ट में जाहिर किया है, वो ये कह रहे हैं जी कि रेवेन्यू तो जनरेट कर रहे हैं सूबे, लेकिन उसके बावजूद जो माली निज़ाम है, कौमी मालियाती निज़ाम, उसमें कमज़ोरियाँ हैं। ये ख़ुद में एक बड़ा सवाल है कि एक तरफ तो रेवेन्यू आ रहा है लेकिन जो आपका फाइनेंशियल सिस्टम है वो रेवेन्यू से कोई फ़ायदा नहीं उठा पा रहा। देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारी जो विजिलेंस है या जो ऑडिट का सिस्टम है वो थोड़ा इफ़ेक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि जो इससे लर्निंग नहीं हम ले सक रहे। और जाहिर है ये ऑडिट का जो हमारा सिस्टम है अगर वो इफ़ेक्टिव हो तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। इसको जो है हमें थोड़ा सा इसके अंदर जो पनिशमेंट का एलिमेंट है वो भी हमें करना चाहिए, और जाहिर है रिव्यू का एलिमेंट के बाद हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर जहाँ कोई करप्शन एलिमेंट है या मिसयूज़ है, यानी कि मिस एलोकेशन है, ये सारी चीज़ों को जो है हमें किसी तरह से जो है वो इन्फोर्स करना चाहिए कि हम हमारे जो रिव्यू का रिज़ल्ट है वो उसको हम इस्टेब्लिश कर सकें। तो आई थिंक कि एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ पर जो है वो अकाउंटेबिलिटी हो। आई थिंक कि वहाँ पर इसकी लर्निंग अगले सालों में भी होती है, और हमें ये चीज़ देखनी है कि अकाउंटेबिलिटी जितनी इफ़ेक्टिव होगी उतना ही इसका यूज़ जो है वो इफ़ेक्टिव प्लेसेस की तरफ होगा, और जो फाइनेंशियल इम्बैलेंस है वो ईज़ ऑफ होगा। तो ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये एक आई ओपनर होता है, और आई थिंक कि इससे हमें लर्न इस तरह से करना चाहिए कि एक साल अगर हम इसकी अकाउंटेबिलिटी स्ट्रिक्ट करेंगे तो अगले साल ये इसका डायरेक्शन बेहतर हो सकता है। ओवरऑल हम अगर इसका पर्सपेक्टिव देखें तो हम एक रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव के अंदर हैं, और हमें एक अच्छी हेल्प मिल रही है हमारे लेंडर की तरफ से भी, और हमारी इंटरनल जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं, जो मिनिस्ट्री है, आई थिंक कि उसका काफ़ी ज़्यादा रोल है कि हम इसके अंदर ग्रोथ दिखा रहे हैं रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर। ये सर अच्छी बात है कि हम रेवेन्यू कलेक्शन में कुछ ग्रोथ भी दिखा रहे हैं। आज ही वो वज़ीर ख़जाना ने भी बताया कि जी हमने अपना टारगेट भी अचीव कर लिया, और बहुत बड़ा टारगेट है 13 ट्रिलियन का। बहुत शुक्रिया एहसन मेहंदी साहब, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अवैस मीर साहब हमारे साथ रहे, उनका बहुत शुक्रिया। नईम सिद्दीकी साहब का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते पीर के रोज़ फिर होगी मुलाकात।